नमस्कार बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में जो खाद के लाभ थे वो किए, उर्वरक और खाद के बीच में जो अंतर था वो हमने पढ़ा। आज हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंचाई की सिंचाई क्या है और वो फसलों के लिए क्यों लाभदायक है। तो पढ़ें बच्चों। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि, परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवाओं से क्या करता है, रक्षा करता है। कि जो पाला होता है, सर्दी होता है, कोहरा, उसे भी रक्षा करता है, और गर्म हवा जो लूएं जलती है उससे भी फसलों की क्या करता है, रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जो विभिन्न अंतराल अर्थात किसान को पता है कि कौन से समय में फसल को जल देना चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है, सिंचाई बोला जाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता थी कि बार देना जल, बार फसलों, मिट्टी, ऋतु में भिन्न भिन्न होता है कि कौन सी फसल में कितनी बार जल दें, कौन सी मिट्टी में कितनी बार जल दें, और ऋतु के अनुसार जिस ऋतु में फसल को बोया गया है उस ऋतु में भी फसल को कितना पानी देना है, वो अलग अलग होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता, इनकी लगातार बार पानी देना अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के क्या हैं, स्रोत। ये देखो कुआं है, उसके अंदर से इसको मोट बोला जाता है, जिससे किसान जल दे रहा है फसलों को। ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ये क्या होता है, मोट होता है। ये दूसरा है चैन पंप। इसमें क्या होता है, एक चैन लगी होती है, उसके ऊपर कुछ डिब्बों को या कुछ ऐसे जो होते हैं पात्र, उसको बांध दिया जाता है, जिसकी सहायता से जल नीचे से ऊपर आ सके और ऊपर आकर जो फसलें होती है उसको पानी दे दिया जाता है। उसके बाद ये ढेंकली है। इसमें क्या होता है कि एक साइड में बाल्टी बंधी होती है और दूसरी साइड में एक उसी के समान जो पत्थर होता है वो बांध दिया जाता है, समान बाल्टी बांध दी जाती है, और इसके दूसरे सिरे पर भरी हुई बाल्टी के समान भार से अधिक का ये पत्थर। तो जब बाल्टी खाली होती है तब ये नीचे चली जाती है, और जब भरने पर वापस इसको ऊपर उठा लिया जाता है। तो इसमें किसान का जो जोर है वो थोड़ा कम लगता है। दूसरा, ये बैल को चारों तरफ घुमाया जाता है। उसी आधार पर इसके सामने लगे जो व्हील होता है वो घूमता है और पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। इसको रहट बोला जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत व सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये है। इसके बाद सिंचाई के
आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर रहे हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों में जो मितव्ययता होती है कि अधिक से अधिक कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्य विधियां हैं छिड़काव यंत्र। छिड़काव यंत्र कौन सा होता है? ये देखो छिड़काव यंत्र है, फुहारा सिस्टम है कि मोटर लगी होती है, मोटर के द्वारा ही आगे फुहारे लगा दिए जाते हैं और वहाँ से फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उद्रव पाइपों इनकी नलों के रूप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, जिसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यधिक क्या है? उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। जैसे ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि प्रत्येक पौधा जो होता है उसकी जड़ के बीच में एक नोजल लगी होती है और पाइप के द्वारा जब पाइप में जल वहाँ से चलता है तो उस छिद्र के द्वारा या वहाँ लगी नोजल के द्वारा एक एक बूंद करके पानी नीचे गिरता रहता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों जैसे बगीचे या बाग होते हैं, वृक्षों को पानी देने की यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक क्या है? वरदान है। तो ये भी एक तरीका है इसका। अब है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? पहले ये आप समझ लो कि खरपतवार होता क्या है कि जब हम फसल को उगाते हैं तो उस फसल के साथ कुछ अनावश्यक कुछ पौधे उगाते हैं, जैसे घास हो गई, घास उग जाती है और कुछ अन्य पादप उग जाते हैं, निकल आते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं। तो उन पदार्थों को क्या, पादपों को क्या बोला जाता है? खरपतवार बोला जाता है। भुजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार बोला जाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई होती है, निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, अतः मनुष्य पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। कि फसल उगाने से पहले उस खेत को क्या कर दिया? जोत दिया गया है, जिससे खरपतवार जो पहले उगे हुए हैं वो उखड़ गए हैं और हट गए। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण व बीज बनने से पहले का होता है। जब उसमें पुष्प लगे होते हैं तब उसको हटा दिया जाए तो उसके आगे नए बीज तैयार नहीं हो पाते। खरपतवार पौधों को हाथों से जड़ सहित उखाड़ कर व भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायन का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। आजकल क्या चल रहा है कि जैसे हमारे जो खेत के खाले हैं जहाँ पे समतल भूमि है, अगर वहाँ कुछ पौधे या घास खड़ा है तो वो रसायन यानी कि
स्प्रे के द्वारा भी छिड़काव करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो जो रसायन होते हैं उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जिसे चित्र 1.6 में दिखाया गया। जैसे ये देखो, किसान जो है वो खरपतवार नाशी जो स्प्रे होती है इसका फुहारा सिस्टम से क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसा पहले बताया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय व पुष्पन व बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह व नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब है इसका 1.8 पॉइंट कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उन्हें काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। यह अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ये दरांती है जिसे आप चित्र में देख रहे हैं, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर या थ्रेसर का संयुक्त रूप है। जैसे ये देखो, कंबाइन है जिसे आप चित्र में देख रहे हैं, आपने देखी भी होगी। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर इनकी विनोइंग अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में सॉरी। तो उसमें फटक क्या होता है कि फसलों को पकड़कर उसको फटक के नीचे किसी लकड़ी पर या पत्थर पर मारा जाता है, जिससे उसके जो आगे के दाने होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं और इसका जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिसे किसान जला देता है। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इसे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। ये देखो, विनोइंग है, फटकने वाली मशीन। कटाई पर्व क्या होता है? 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास व अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने, खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष व महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबाया व बिहू जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं इसके भंडारण की। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित कर दिया गया तो उसमें खराब होने व चूहों द्वारा आक्रमण से उनके अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है।
इससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु व कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, जो बोरी होती है हमारे पास जूट की, धातु के बड़े पात्र जो बिन्स होते हैं में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो व भंडारण घरों में किया जाता है, जिससे उनके पीड़कों, जैसा कि ये आगे लिखा है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की पत्तियाँ रखते देखा है, मुझे आश्चर्य हुआ। ये भंडारण करने का साइलो है, इसमें भंडारण किया गया है बीजों का। इस पे लिखा है भारतीय खाद्य निगम, और ये जूट की बोरियां हैं जिसके अंदर इसका भंडारण किया गया है। तो चूहों व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, जैसा चित्र में दिखाया है, नीम की पत्तियां, सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो आगे का पॉइंट है जंतुओं से भोजन, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके बारे में भी हम कल कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे। इसका जो होमवर्क है वो आप करते रहें।